सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो चालू कर देते हैं हमारा पीजीबीपी। लास्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 43A तक पढ़े थे। 43A जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट देखे थे, मतलब कोई भी असेट फॉरेन से परचेस कर लिए तो और वो फॉरेन करेंसी में परचेस कर लिया तो उसमें अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो अपन डायरेक्टली जब उसका पेमेंट करेंगे तब उसका एडजस्टमेंट करेंगे, जब उसका पेमेंट करेंगे तब उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ईयर एंड पे जो भी अपनी लाइबिलिटी रही या फिर कोई लाइबिलिटी रही तो उसका एडजस्टमेंट हम ईयर एंड पे नहीं करेंगे। चलो आज का हमारा नेक्स्ट सेक्शन चालू कर देते हैं। हम इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप किसी ऑथर की नोट यूज कर रहे होंगे तो प्लीज इसको भी कर दो स्टार 5 स्टार 7 स्टार, चांदनी रात बना दो इसको भी एकदम स्टार लगा के। बुक खोले कि यही सेक्शन नजर आना, इतना इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन। मतलब ये इंपॉर्टेंट कैसे मार्क करके दे रहा हूँ आपको, जो रिपीट हो सकते हैं या फिर जिसका एडजस्टमेंट जनरली बहुत सारे एग्जाम में देखा गया तो वैसे मैं आपको एडजस्टमेंट मतलब मार्क करके दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो मतलब वो बहुत बार आ सकते हैं एग्जाम में या फिर किधर भी इसका तड़का लगा सकते हैं। ये जो सेक्शन है, 1-2 सेक्शन है पीजीबी में जो किधर भी घुसा सकते हो। ऐसा कोई इसका लिमिट नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आए, जिधर मन करे उधर क्वेश्चन डाल दे। तो चलो क्वेश्चन है अपना, सेक्शन है अपना, सर्टेन डिडक्शन टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। सर्टेन डिडक्शन टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। ये जो लिस्ट है ये हमने ऊपर भी पढ़ी थी, बहुत सारे सेक्शन में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट टू 43B सेक्शन नंबर 36 में एक बार चलो मेरे साथ, चलो सेक्शन नंबर 36 का गया, ये देखो सेक्शन नंबर 36 इसमें हमने पढ़ा था, कहा गया सब्जेक्ट टू 43B, और कहाँ पढ़ा था हमने सब्जेक्ट टू 43B और ऐसे हर जगह आपने ये देखो सब्जेक्ट टू 43B, उसके बाद सेक्शन नंबर सब्जेक्ट टू 43B। ऐसे हमने बहुत सारा ये सेक्शन पढ़ा था, बहुत जगह ये सेक्शन का रेफरेंस आया था। तो अब ये सेक्शन आपको समझने की जरूरत है कि सेक्शन नंबर 43B है क्या, तू है क्या, बता दे मेरे को सेक्शन नंबर 43B तू है क्या। तो कुछ डिडक्शन जो होते हैं वो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अपने को अलाउड होते हैं। मतलब हमने पेएबल बना के रख दिया और अपने P&L में उसका पेएबल का इफेक्ट रहा, तो जब तक उसका पेमेंट करेंगे नहीं, जब तक उसका पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। मतलब अपने को यहाँ पे उसका पेमेंट करना कंपलसरी है, तभी अपने को उसका डिडक्शन मिल जाएगा, तो फॉलोइंग डिडक्शन टू बी अलाउड इफ एक्चुअल पेमेंट डन ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब जब तक अपनी ड्यू डेट है रिटर्न की, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है, तब तक अपन ये जो नीचे के एक्सपेंसेस है इसका अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं, इसका अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। तो देखो, एक तो अपना जिस दिन हुआ, मतलब ये साल एक्सपेंसेस है 23-24 में यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस रहा और हमने पेएबल की एंट्री मार के रखी थी, अक्रूवल बेसिस पे हमने पेएबल की एंट्री मार के रखी थी और उसका पेमेंट हमने किया ही नहीं, ROI की ड्यू डेट, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट, जब हम रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट पढ़ेंगे तब इसका पढ़ेंगे। पर याद रखो 31 जुलाई और 31 जुलाई और 31 अक्टूबर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट होती है। रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट 31 जुलाई, जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, और जिनको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो जिनको भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, और जिनको ऑडिट एप्लीकेबल होता है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, उनके लिए 31 अक्टूबर अपनी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है। टैक्स ऑडिट की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट कब होती है? 1 महीना रिटर्न फाइल करने से पहले, अपनी होती है टैक्स ऑडिट फाइल करने की ड्यू डेट, और टैक्स ऑडिट फाइल कर लिया हमने, फिर उसका रिटर्न 1 महीने में फाइल कर देंगे, इसका रिटर्न 1 महीने में हम फाइल कर देंगे। तो क्या है अपना एक्सपेंस हमने कर लिया अक्रूवल बेसिस पे, यहाँ पे इधर एंट्री मार के रखी है, पेएबल की एंट्री आ गई इधर। अब एक्सपेंस का डिडक्शन, ये एक्सपेंस का डिडक्शन
तभी मिलेगा अपने को जब हम एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस है, ये जो फॉलोइंग एक्सपेंस की लिस्ट है, इसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब हम इसका पेमेंट 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक इसका पेमेंट कर देते। 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक इसका पेमेंट कर देते। अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो ये पूरा जो एक्सपेंस है अपने नेट प्रॉफिट में कर देना पड़ेगा, ऐड बैक, नेट प्रॉफिट में अपने को ऐड बैक कर देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब डिडक्शन कब मिलेगा अपने को? डिडक्शन कब मिलेगा? जब हम इसका पेमेंट करेंगे, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही इसका डिडक्शन मिलेगा। हमने अगर एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे इसका मतलब एक्चुअल में पेमेंट किया ही नहीं तो इसका डिडक्शन ही मिलेगा। अब आप ये पूछोगे कि 23-24 का ये डिडक्शन है, अपने P&L में इधर एक्सपेंस बोल के आ गया होगा, हमने रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट तक इसका पेमेंट किया ही नहीं, और उसके बाद में हमने समझो दिसंबर में पेमेंट कर दिया उसका, तो तेरे को डिडक्शन जो है, ये जो डिडक्शन है ये नेट प्रॉफिट में से तेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में तेरे को ऐड बैक कर देना पड़ेगा। 23-24 में ये ऐड बैक हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। अब एक्चुअल में हमारा पेमेंट कब हुआ? दिसंबर में। एक्चुअल पेमेंट कब हुआ हमारा? दिसंबर में। तो आप इसका डिडक्शन अगले साल क्लेम कर सकते हो, तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट कौन से डिडक्शन है ऐसे। तो देखो, फॉलोइंग डिडक्शन to be allowed if actual payment is done on or before the due date of filing of the return of income के ड्यू डेट तक अपने को ये जो लिस्ट है इसका पेमेंट कैश में मतलब इसका पेमेंट हो जाना चाहिए, इसका पेमेंट एक्चुअल में हो जाना चाहिए। ये जो पेएबल अपने को दिख रहा है एक्सपेंस में, इसका पेमेंट एक्चुअल में हो जाना चाहिए, तो देखो कौन से एक्सपेंसेस है? टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस अंडर एनी लॉ। इनकम टैक्स का डिडक्शन अपने को मिलता है क्या? इनकम टैक्स में जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं इसका डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं। सेक्शन नंबर 37 में अपने को इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, अपने को नहीं मिलता। जीएसटी का अपने को डिडक्शन मिल जाता है क्या? हाँ, जीएसटी में जो भी हमने टैक्स पे किया, सेल्स टैक्स पे किया या कोई भी टैक्स हमने पे किया इन अदर लॉ, मतलब इनकम टैक्स का तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। इनकम टैक्स का तो समझो यहाँ पे हमारा जो ये एक्सपेंसेस, ये इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस रहा, कोई भी इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस रहा तो क्या इसका डिडक्शन अपने को अलाउ है? हमने कभी भी पेमेंट कर लिया, इसका एक्चुअल पेमेंट हमने कभी भी कर दिया तो इनकम टैक्स का डिडक्शन अपने को अलाउ ही नहीं है, इनकम टैक्स का डिडक्शन। तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट है यहाँ पे इसका डिडक्शन कोई दूसरे सेक्शन में अवेलेबल है क्या? मतलब अगर वहां पे इसका डिडक्शन अवेलेबल है तो इसका पेमेंट अपने को रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का अपने को डिडक्शन ही अवेलेबल नहीं है कोई भी सेक्शन में, तो हमने P&L में एक्सपेंस बोल के डाल के भी रखा होगा, वो P&L में एक्सपेंस बोल के हमने इनकम टैक्स का टैक्स जो अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट हमने इनकम टैक्स के डेबिट साइड में डाल के रखा होगा, फिर भी उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। हमने आरओआई के रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट तक उसका पेमेंट कर दिया, डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। हमने जिस समय वो एक्सपेंस क्रिएट हो रहा था, मतलब लायबिलिटी जनरेट हो रही थी, तभी उसका हमने पेमेंट कर दिया, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया, इसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने को सेक्शन नंबर 37 में बोला है कि इनकम टैक्स का अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो टैक्स, जो ड्यूटी, जो सेस, जो फीस, जो टैक्स, जो ड्यूटी, जो सेस, जो फीस, जो अदर सेक्शन में उसका डिडक्शन अपने को मिल रहा है, मतलब जो टैक्स, सेस, फीस, ड्यूटी जिसका डिडक्शन अपने को मिल रहा है, नॉर्मली अपने को डिडक्शन मिल रहा है। अब ये जो टैक्स, सेस, ड्यूटी, फीस है, इसका जो पेमेंट है ये अपने को रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक करना कंपलसरी है। इसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक हो जाना चाहिए, अब समझो हमने जीएसटी लेके रखा है, इधर जीएसटी का अमाउंट है, यहाँ पे इधर एक्सपेंस है जीएसटी का अपना, हमने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक इसका पेमेंट कर दिया, तो डिडक्शन मिल जाएगा इसका? यस, डिडक्शन मिल जाएगा। रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के बाद इसका पेमेंट किया, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के बाद इसका पेमेंट कर दिया, तो इसका डिडक्शन मिलेगा अगले साल, तो अपने को देखना पड़ेगा जो भी अपने को एक्सपेंस एज अ
डिडक्शन अलाउ है, जो भी एक्सपेंस एज ए डिडक्शन अपने को अलाउ है और वो सब्जेक्ट टू 43 भी है। मतलब ऊपर जो जो मैंने सेक्शन बोल के रखे हैं, सेक्शन नंबर 36 में जो भी एक्सपेंस बोल के रखे उसका अपने को डिडक्शन मिल रहा है, उसका अपने को डिडक्शन मिल रहा है, पर सब्जेक्ट टू 43 भी, मतलब उसका डिडक्शन क्लेम करो आप, उसका डिडक्शन क्लेम करो आप, पर आपको जो पेमेंट है उसका, आपको जो पेमेंट उसका एक्चुअल पेमेंट आपको रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक करना कंपलसरी है। रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया? तो देखो, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ के अंदर, कोई भी लॉ के अंदर, कोई भी लॉ के अंदर अगर जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी पे कर रहे हैं, जो भी सेस पे कर रहे हैं, जो भी फीस हम पे कर रहे हैं, उसका अपने को डिडक्शन अगर सेक्शन नंबर 36, 37 में अलाउ हो गया, सेक्शन नंबर 36, 37 में अलाउ हो गया तो उसका पेमेंट अपने को रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक कर देना चाहिए, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक कर देना चाहिए। अगर वहां पे अपने को डिडक्शन नहीं मिल रहा होगा, वहां पे अपने को डिडक्शन मिल रहा होगा तो उसका पेमेंट तू कभी भी कर भाई, जिंदगी में कभी भी कर, उसका तेरे को डिडक्शन मिलने ही नहीं वाला है। उधर डिसअलाउ है तो यहाँ पे पेमेंट का देखने का ही नहीं, पर उधर अलाउ हो गया, उधर जो डिडक्शन है आपने, जो टैक्स है, जो ड्यूटी है, वहां पे उस सेक्शन में अलाउ हो गया तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि अपने को जो टाइम लिमिट है रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अपने वो पेमेंट किया है कि नहीं। अगर वहां पे अलाउ हो गया और हमने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक वो अलाउ फाइल कर दिया है, वो पेमेंट एक्चुअल बेसिस पे पेमेंट कर दिया है उसका, तो अपना उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं। समझ में आया क्या? तो देखो क्या क्या इसमें आ जाता है, टैक्स आ जाता है, ड्यूटी आ जाता है, सेस, फीस। अब मेरे को एक बात हो, क्या इधर इंटरेस्ट लिखा है क्या? इंटरेस्ट लिखा है क्या? कोई भी इंटरेस्ट लिखा है क्या? यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट का अपने को डिडक्शन हमने पेमेंट कर दिया, मिल जाएगा, एक्रूअल बेसिस पे रहा तो मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा है, इंटरेस्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो कोई भी लॉ के अंडर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया हमने, कोई भी लॉ के अंडर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर लिया हमने तो उसका अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले लो, उसका अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले लो। पर कोई टैक्स रहा, ड्यूटी रही, सेस रही, फीस रहा, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, तो अपने को डिडक्शन मिल गया ऊपर सेक्शन नंबर 36, 37 में उसका डिडक्शन हमने क्लेम कर लिया। तो उसका डिडक्शन क्लेम करने के बाद अपने को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल पेमेंट कब हुआ, एक्चुअल पेमेंट कब हुआ। एक्चुअल पेमेंट अगर विद इन टाइम हुआ, मतलब रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अपना पेमेंट हो गया एक्चुअल में, तो उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं, उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये भी हमने सेक्शन नंबर 36 में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 36 खोलो, चलो सेक्शन नंबर 36 ये आ गया अपना। तो देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, असेसी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके एम्प्लॉय के, मतलब उसके एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। असेसी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर फंड एज पर द लॉ, तो उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन नंबर 36 में। पर आपने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक वो अमाउंट पे नहीं किया, एक्चुअल में उसका पेमेंट नहीं हुआ, पर आपके रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक आपने उसका पेमेंट एक्चुअल में पे नहीं किया, तो आपका वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। देखो सेक्शन नंबर 36, यहाँ पे हमने एक्सपेंस क्लेम कर लिया, एक्सपेंस हमने क्लेम कर लिया, यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम कर लिया, एक्सपेंस क्लेम कर लिया। अब एक्सपेंस क्लेम कर लिया हमने सेक्शन नंबर 36 में, मतलब कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज कोई भी रहो, अप्रूव रहो, तो उसमें हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया, उसमें हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब यहाँ पे हमने पेबल की एंट्री मार के रखी, मतलब अपने को यहाँ पे अमाउंट पे करना है। अब ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया हमने, ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया हमने, तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी का प्रोविजन अलाउड है। पर अगर कोई भी ऐसा ही है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी जिसका अपने को जो बेनिफिट है वो नहीं होगा, तो सेक्शन नंबर 40 में अपना वो डिसअलाउ हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। चलो, तो एक्सपेंस है अपना एक्चुअल बेसिस में हमने यहाँ पे इसका अमाउंट लिख के रख दिया है, इसका अमाउंट लिख के रख दिया है। अब इसका डिडक्शन अपने को सेक्शन नंबर 36 में मिल जाएगा, इसका डिडक्शन अपने को सेक्शन नंबर 36 में मिल जाएगा। अब हमने ये जो पेमेंट है ये रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक किया ही नहीं, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक हमने इसका पेमेंट किया ही नहीं है, तो ये जो अमाउंट है
ये हमारी 43B में हो जाएंगी डिसअलाउ, ये हमारी 43B में हो जाएंगी डिसअलाउ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू 43B, सब्जेक्ट टू 43B सेक्शन नंबर 43B के अंडर वो अमाउंट हो जाएगा अपना डिसअलाउ, वो अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ। मतलब सेक्शन नंबर 36 में तो अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 36 में डिडक्शन मिल जाएगा, पर हमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ इसका। सेक्शन नंबर 40 की एंट्री हो गई यहाँ पे। सेक्शन नंबर 43 क्या बोलेगा, तो रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक ये अमाउंट पेमेंट नहीं किया, एक्चुअल में इसका पेमेंट नहीं हो गया है, तो अपने को ये अमाउंट अब पूरा का पूरा कर देना पड़ेगा डिसअलाउ, पूरा का पूरा अमाउंट अपने को कर देना पड़ेगा डिसअलाउ। समझ में आया क्या रे, समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट है अपना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। बोनस और कमीशन का भी ऊपर हमने सेक्शन नंबर 36 में पॉइंट पढ़ के रखा है कि हमने अगर बोनस कमीशन दे दिया, बोनस कमीशन दे दिया तो वह भी अपने को सेक्शन नंबर 43B का रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमारा जो बोनस और कमीशन का अमाउंट है, बोनस और कमीशन का अमाउंट है, ये हम रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक पे कर दे। अब एक बात समझो, एक मस्त क्वेश्चन आ गया था, फाइनल में आया है, इंटर में आया था, मेरे को याद नहीं, पर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। तो देखो एसएससी है अपना, एसएससी है अपना, मैं ही लिख लेता, मेरा नाम लिख लेता, एसके लिमिटेड एसएससी है अपना, मैं एसएससी हूँ। अब 23-24 में मैंने यहाँ पे ना एक बोनस एक कमीशन के लिए ना मैं एक सेपरेट एंटिटी बना दी कि ये बोनस कमीशन के सारे एडजस्टमेंट कर लेगा। एक ट्रस्ट बना दी जिसमें बोनस और कमीशन के सारे एडजस्टमेंट होंगे। मतलब मैं एसके लिमिटेड हूँ, मेरी कंपनी है, अब मैं बोनस और कमीशन का एडजस्टमेंट मैं कंपनी में नहीं करना चाहता, उसके लिए मैंने अलग एक छोटी फर्म बना ली, अलग एक ट्रस्ट बना लिया। तो इसमें सारे बेनिफिट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें सारे बेनिफिट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मैंने ये जो अमाउंट है यहाँ पे ना ये पे कर दिया 23-24 में। बोनस कमीशन का जो अमाउंट है, बोनस कमीशन का जो अमाउंट है मैंने यहाँ पे पे कर दिया, मैंने यहाँ पे पे कर दिया। अब रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक मैंने पेमेंट तो कर लिया है। एक बोनस का जो ट्रस्ट बनाया मैंने, उसमें मैंने पेमेंट कर दिया, उसमें मैंने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो बोनस का अमाउंट अब एम्प्लॉय को जाने वाला है, एम्प्लॉय को जाने वाला है। अब ये रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक, मतलब इन्होंने 31 अक्टूबर तक इन्होंने ये जो अमाउंट है, ये जो बोनस का अमाउंट है, ये एम्प्लॉय को दिया ही नहीं है, ये एम्प्लॉय को दिया ही नहीं है। तो ये अमाउंट जो है ना, ये दिसंबर में एम्प्लॉय को चला गया, ये दिसंबर में एम्प्लॉय को चला गया। अब क्या इसका डिडक्शन मिलेगा क्या मेरे को? मैं एसएससी हूँ, मैंने तो पेमेंट कर दिया, बोनस का पेमेंट को मैंने मेरे ट्रस्ट को कर दिया, जो बोनस का सारा एडजस्टमेंट देखेगा। अब ये जो बोनस का ट्रस्ट बनाया मैंने, इसने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अमाउंट एम्प्लॉयज को नहीं दिया, अमाउंट एम्प्लॉयज को ट्रांसफर नहीं किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, मतलब बोनस कमीशन तूने ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था रे, तू डायरेक्ट जो है ना बोनस कमीशन का अमाउंट तूने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक तेरे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, तेरे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे जो मैंने बोनस का अमाउंट दिया है, क्या मेरे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर हो गया है 31 अक्टूबर तक? नहीं। क्या मेरे एम्प्लॉयज को ये अमाउंट ट्रांसफर हो गया है 31 अक्टूबर को? नहीं। 31 अक्टूबर तक मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक ये अमाउंट मेरे एम्प्लॉय को ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो इसका डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगा। मैंने पेमेंट तो कर दिया है, पर ये जो बोनस की ट्रस्ट बनाई है मैंने, एक पर्टिकुलर जो बोनस का कमीशन का सारा एडजस्टमेंट देखने वाले हैं, तो उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया। पर यहाँ पे सेक्शन में तो क्या बोला है बे, क्या बोला है, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे जो बोनस का मैंने पेमेंट कर दिया है उसको मेरे को नेट प्रॉफिट में कर देना पड़ेगा एड बैक, क्योंकि अपने को डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक एम्प्लॉय को अलाउड नहीं किया, एम्प्लॉय को ये अमाउंट एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ है इसका। समझ में आया क्या? बहुत कम टीचर बताएंगे ये एडजस्टमेंट आपको, बहुत कम, बहुत रेयरली कोई टीचर देखा है मैंने कि ये एडजस्टमेंट बताया। तो चलो बोनस और कमीशन समझ में आया। बोनस और कमीशन अपने को एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करना है, अपने को एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करना है, हम एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया तभी इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा,
उसके बाद में हमने लोन लेके रखा था। लोन लेके रखा था किससे? शेड्यूल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इनसे अपन ने लोन लिया, ये जो अदर देन की आगे की लिस्ट है, इनसे अगर लोन लिया तो एक्रूअल बेसिस पे अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक जो रहा, इनको अपने को एक्चुअल पेमेंट ड्यू डेट तक करना पड़ेगा। मतलब इनको कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, इनको अगर कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, तो अपने को देखना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अपने ये इंटरेस्ट का अमाउंट उनको एक्चुअल में पेमेंट हो गया है क्या। अगर एक्चुअल में पेमेंट हो गया तो अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदरवाइज अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का अमाउंट अगर एम्प्लॉयज को लीव इनकैशमेंट का अमाउंट एम्प्लॉयज को रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक नहीं मिला, उनको एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ, तो उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। और एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट, तो रेलवे असेट मतलब रेलवे पे, इंडियन रेलवे के लिए कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं, इंडियन रेलवे के लिए कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं, फिर इसमें एडवर्टाइजमेंट आ गई या फिर कोई अपना कुरियर रहा या फिर वो जो माल लेके जाते मालगाड़ी का कोई पेमेंट रहा, तो हम ये जो इंडियन रेलवे को जो भी पेमेंट कर रहे हैं हम, इंडियन रेलवे को जो भी पेमेंट कर रहे हैं हम, उसका डिडक्शन अपने को एक्चुअल बेसिस में मिलेगा, उसका डिडक्शन अपने को एक्चुअल बेसिस में मिलेगा। तो हमने अगर एक्चुअल पेमेंट कर दिया उसका रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक, तो उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, अब देखो यहाँ पे बोला है मैंने कि डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट अनलेस पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द ROI। मतलब हमको अगर डिडक्शन चाहिए तो एक्चुअल पेमेंट में मिल जाएगा। मतलब जिस ईयर हमने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया, जिस ईयर में हमने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया, उस ईयर में तो अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर जिस साल अपन ने ROI के ड्यू डेट तक, मतलब यह लिखा है कि 23-24 का जो पेमेंट है, 23-24 का जो है वो अपने को एक्चुअल पेमेंट हमने 24-25 में कर लिया, एक्चुअल पेमेंट हमने 24-25 में कर लिया, तो उसका डिडक्शन हमको 24-25 में मिल जाएगा, उसका डिडक्शन अपने को 24-25 में मिल जाएगा। उसका डिडक्शन हमने एक्चुअल पेमेंट क्या है, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। मतलब इसका एक्चुअल पेमेंट हमारा 24-25 में हुआ, इसका एक्चुअल पेमेंट हमारा 24-25 में हुआ, अनलेस ये अगर रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक, मतलब 31 अक्टूबर के पहले तक हमने ये रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक ये पेमेंट कर दिया होगा, तो 23-24 में ही इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, 23-24 में ही इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। तो देखो, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, अनलेस पेड अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द ROI, तो देखो अप टू द ड्यू डेट ऑफ द ROI मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अपन ने कोई भी डिडक्शन क्लेम अमाउंट एक्चुअल में पेमेंट कर लिया, इसका अमाउंट एक्चुअल में पेमेंट कर लिया हमने, तो डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, डिडक्शन अपने को करंट प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएगा। पर अगर आफ्टर ROI मतलब रिटर्न ड्यू डेट के 31 अक्टूबर या फिर 31 जुलाई तक हमने पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर 31 जुलाई और 31 अक्टूबर के बाद उसका पेमेंट कर लिया हमने, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर के बाद उसका पेमेंट कर दिया हमने, तो डिडक्शन जो है वो अपन जो जिस साल हमने पेमेंट कर लिया उस साल अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, जिस साल हमने पेमेंट किया उस साल उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब लास्ट ईयर से इसमें एक अमेंडमेंट आ गया, तो जो ऊपर की लिस्ट थी, तो देखो ऊपर क्या क्या था अपना, टैक्स ड्यूटी सेस फीस, इंटरेस्ट यहाँ पे कवर नहीं है, तो ये जो टैक्स ड्यूटी सेस फीस, उसके बाद में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी, इनको अगर इंटरेस्ट दिया तो वो, उसके बाद में लीव इनकैशमेंट और इंडियन रेलवे को कोई भी पेमेंट किया तो ये अपने को एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे इसका डिडक्शन मिल जाएगा, पेमेंट बेसिस पे इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर हमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इसका पेमेंट किया, तो इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इसका पेमेंट किया तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर ROI के ड्यू डेट के बाद इसका पेमेंट कर दिया, तो हमने जिस साल पेमेंट किया उस साल अपने को डिडक्शन इसका मिल जाएगा। उसके बाद में
अमाउंट पेएबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस है क्या? नहीं, अमाउंट पेएबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है, मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब कौन से होते हैं? जिनका प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट जो होता है वो 1 करोड़ तक होता है, जिनका प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट जो भी असेट है उनका वो 1 करोड़ तक होता है, और जो टर्नओवर है 5 करोड़ तक हो सकता है। उसके बाद में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इनका जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उनका 10 करोड़ तक प्लांट एंड इक्विपमेंट रह सकता है, या टर्नओवर मतलब, और उनका टर्नओवर 50 करोड़ तक रह सकता है। अगर ये उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया, ये लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दिया तो ये मतलब ये माइक्रो से स्मॉल बन जाएगा और स्मॉल से ये मीडियम बन जाएगा, स्मॉल से ये मीडियम बन जाएगा। तो अपने को देखना है कि ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है क्या, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है क्या, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है क्या। अब इनको अगर पेमेंट हुआ तो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटे छोटे, हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट, तो अगर हमने छोटी इंडस्ट्री से, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री से हमने कोई भी सामान उनसे लिया तो गवर्नमेंट बोलती कि ये जो छोटे छोटे आदमी यार, इनके पास इनका वर्किंग कैपिटल नहीं होता है कि ये पूरा का पूरा एक साथ आपको क्रेडिट पे दे दे, कोई भी गुड्स रहो क्या, कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रहो, ये एक साल आपको क्रेडिट पे नहीं दे सकते। तो इनका जो पेमेंट है ये आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, इनका जो पेमेंट है इनको जल्द से जल्द पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि अपना मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो प्रमोट हो जाए। तो देखो, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को हमने अगर पेमेंट कर दिया, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को हमने अगर पेमेंट कर दिया तो इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, पर हमने इसका एक्चुअल पेमेंट 45 डेज के बाद किया, एक्चुअल पेमेंट इसका 45 डेज, मतलब यहाँ पे जो लिमिट है, इधर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं देखनी की अपने को, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ये जो ऊपर लिस्ट देखे रखी, इनके लिए ही अपने को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट लेना है, इनके लिए अपने को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट लगेगी। पर माइक्रोस और स्मॉल एंटरप्राइजेस रहा, और उनको एक बार पढ़ लो, देखो, एनी सम पेएबल बाय असेसी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, बियॉन्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 would be allowed as deduction only in previous year in which some actually paid, मतलब हमने 23-24 में हमने कोई भी इनसे माल परचेस किया तो इसका एक्सपेंसेस आ गया, इधर पेएबल की हमने एंट्री मार ली, एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर दिया, अक्रूवल बेसिस पे इसका एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया। तो इसका जो एक्सपेंसेस है इसका डिडक्शन अपने को एक्चुअल पेमेंट जिस ईयर में हुआ उस साल अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा, एक्चुअल पेमेंट जिस साल हुआ उस साल अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर हमने अगर ये, अब टाइम लिमिट क्या है अपने को, सेक्शन नंबर 15 ऑफ MSMED मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जो 15 है, सेक्शन नंबर 15 है, उसमें लिख के दिया कि जो अपना रिटर्न एग्रीमेंट रहा, मतलब उनको अगर पैसे देने रहे और अपना एक रिटर्न एग्रीमेंट हो गया तो 45 डेज के अंदर इनको पैसे जाना चाहिए। हमने एग्रीमेंट 55 डेज का कर लिया फिर भी 45 डेज के अंदर जाना, हमने 60 डेज का कर लिया फिर भी हमने को 45 डेज में पैसा जाना चाहिए, हमने 90 डेज का कर लिया फिर भी 45, एक ईयर कर लिया फिर भी 45 डेज के अंदर ही इनको पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे। तो ये MSME एक्ट देख लेंगे, मतलब MSME डेवलपमेंट एक्ट में देख लेंगे। पर अपने को इनकम टैक्स के पर्पज से देखना है कि क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने नहीं 45 डेज में नहीं किया तो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो उनके एक्ट में अलग है। पर अपने को अपने इनकम टैक्स का देखना पड़ेगा, अपने को इनकम टैक्स सीख रहे हैं तो अपने इनकम टैक्स का देखना पड़ेगा। तो हमने अगर 45 डेज के अंदर इनको पेमेंट नहीं किया, हमने अगर 45 डेज में इनको पेमेंट नहीं किया तो ये अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ, और जिस साल हमने पेमेंट कर दिया उस साल अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। और हमारा अगर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रहा, तो अपने को 15 डेज के अंदर इनको पैसा करना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर इनको पैसा देना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर इनको पैसा देना पड़ेगा। तो देखो, सेक्शन नंबर 23-24 सेक्शन नंबर फाइनेंशियल ईयर अपना प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसमें हमने समझो 1 मार्च को कोई भी इनसे परचेज किया, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री से कोई भी इनका परचेज किया हमने, तो परचेज किया तो इधर अक्रूवल बेसिस पे हमने एंट्री मार दी, तो 1 मार्च को परचेज किया हमने, तो इसका पेमेंट अब 45 डेज गिन लो तो इसका पेमेंट है
5 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, 5 अप्रैल तक इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो हमने अगर 5 अप्रैल तक इसका पेमेंट कर लिया, 5 अप्रैल तक इसका पेमेंट कर लिया, 5 अप्रैल तक इसका पेमेंट कर लिया, तो हमको 23-24 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा, 23-24 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब ये 1 मार्च 24, 5 अप्रैल 24। तो चलो समझ में आ गया। देखो 1 मार्च को हमने परचेस कर लिया और इसका पेमेंट अगर 5 अप्रैल तक हमने कर लिया, 5 अप्रैल तक कर लिया, तो 23-24 में इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, 23-24 में इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, 23-24 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर हमने 5 अप्रैल के बाद इसका पेमेंट कर दिया, मतलब 6 अप्रैल को भी हमने इसका पेमेंट कर लिया, 6 अप्रैल को भी इसका पेमेंट कर दिया, तो हमको ये डिडक्शन 24-25 में लेना पड़ेगा, 24-25 में लेना पड़ेगा, 24-25 में लेना पड़ेगा। तो MSME माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस रहा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस रहा, तो उनको 45 डेज के अंदर अंदर उनको पैसा दे देना चाहिए। एक्चुअल पेमेंट उनका 45 डेज में ही हो जाना चाहिए। हमने अगर एक्चुअल पेमेंट 45 डेज के अंदर नहीं किया तो ये अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ, ये अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ और अपने को P&L में, अपने प्रॉफिट में, जो P&L का जो प्रॉफिट आएगा उसमें अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, उसमें अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी होती है जिनका, तो ये अपने को पेपर में आया, तो बाई चांस मेंशन कर रहे कि माइक्रो इंडस्ट्री उनका 1 करोड़ तक ही उनका 1 करोड़ तक उनका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है, मतलब उनका एसेट साइड 1 करोड़ तक है और उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। या फिर स्मॉल इंडस्ट्री रही, स्मॉल एंटरप्राइजेस रहा तो 10 करोड़ तक इनका प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और टर्नओवर इनका 50 करोड़ तक है, टर्नओवर इनका 50 करोड़ तक है। तो ये जो रही माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो इनको हमको 45 डेज के अंदर पैसे देने पड़ेंगे, 45 डेज के अंदर इनको पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट टू शेड्यूल बैंक, इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव बैंक। अब कोई भी मैंने लोन लेके रखा है, कोई भी मैंने लोन लेके रखा है और उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो वैसे ही चल रहा है, मतलब मैंने लोन रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट तो वैसे ही चल रहा है। अब इंटरेस्ट को क्या हो गया, इंटरेस्ट का क्या कर दिया शेड्यूल बैंक ने, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, शेड्यूल बैंक ने क्या कर दिया, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरा तो लोन का अमाउंट तो है ही, लोन का अमाउंट ही, पर ये जो इंटरेस्ट चल रहा है, मेरा इंटरेस्ट चल रहा है, मैंने पैसा ही नहीं दिया, मैं मुकेश अंबानी बन गया, मैं नीरव मोदी बन गया, तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट, मुकेश अंबानी क्या, मैं विजय माल्या बन गया, और मैं नीरव मोदी बन गया, तो ये जो अमाउंट है मैंने इंटरेस्ट का इनको दिया ही नहीं, मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट इनको दिया ही नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये शेड्यूल बैंक ने इसको क्या कर दिया, इसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, इसको लोन में कन्वर्ट कर दिया। अब लोन में कन्वर्ट तो कर दिया, लोन में तो कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये पेएबल माना जाएगा, क्या ये पेएबल माना जाएगा क्या? तो इसके लिए अपने इंडिया में बहुत सारे केस हुए, तो हर एक केस ने क्या बोला कि ये जो इंटरेस्ट है ये लोन में कन्वर्ट हो गया ना, तो हम बोलेंगे कि ये पेएबल हो गया, हम बोलेंगे ये पेएबल हो गया। तो बहुत सारे हाई कोर्ट का जजमेंट आया, 11 से 12 हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि हम ये जो इंटरेस्ट है ये लोन में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये पेमेंट मान लेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुरा लगा ये सब हाई कोर्ट के डिसीजन से, और फिर उन्होंने इधर ये सेक्शन में डाल दिया एक नोट कि इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन और बोरिंग और डिबेंचर, इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट की अमाउंट देखनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट कर दिया, बोरिंग में कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो सच कन्वर्जन इज नॉट ट्रीटेड एज पेमेंट, मतलब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे लोन में कन्वर्ट कर दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट जो लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन का अमाउंट नहीं देखने का यहाँ पे, इंटरेस्ट का देखना है। इंटरेस्ट हमने अगर लोन में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो लोन है ये पेमेंट नहीं माना जाएगा, हाईकोर्ट ने बोला, हर एक हाईकोर्ट ने बोला होगा, 10-12 हाईकोर्ट ने बोला होगा कि ये हम पेमेंट मान देंगे, पर गवर्नमेंट को बुरा लगे ये डिसीजन है, और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो अमाउंट लोन में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मानेंगे, पर क्या ये लोन अगर पेमेंट हो गया, मतलब पेमेंट का अब ये लोन है समझो, इंटरेस्ट समझो, ये इंटरेस्ट है समझो, 100 रुपए का इंटरेस्ट है और ये लोन में कन्वर्ट हो गया, अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया
सॉरी गवर्नमेंट ने बोला, शेड्यूल बैंक ने क्या बोल दिया कि ये जो इंटरेस्ट है आपको, ये लोन में तो कन्वर्ट हो गया, पर ये आपको 10 इंस्टॉलमेंट में, 10 इंस्टॉलमेंट के इसका अमाउंट पे कर देना पड़ेगा, 10 इंस्टॉलमेंट में इसका अमाउंट पे कर देना पड़ेगा। अब ये जो 100 रुपए ये हर साल में 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 साल के लिए इसका पेमेंट कर दूंगा, इसका पेमेंट कर दूंगा। अब ये जो 10 रुपए में पेमेंट कर रहा हूँ, ये जो 10 रुपए में पेमेंट कर रहा हूँ, इसको एक्चुअल पेमेंट हम मान लेंगे, इसको हम एक्चुअल पेमेंट मान लेंगे, इसको हम एक्चुअल पेमेंट मान लेंगे। तो देखो शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक के ऊपर जो भी इंटरेस्ट, जिनको इंटरेस्ट पेबल है वो बैंक है, तो उनको अगर एनबीएफसी रह सकती है या कोई भी बैंक जो जिसको इंटरेस्ट पेबल है, जिसको इंटरेस्ट पेबल है, उन्होंने इंटरेस्ट अपना लोन में कन्वर्ट कर लिया, इंटरेस्ट अपना लोन में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मानेंगे, इसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मानेंगे। अब ये जो लोन है, ये जो लोन है, इसका हम इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, इसका 1 2 जितना भी इंस्टॉलमेंट है हम पे कर दिए। तो क्या ये इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया, ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा कि यस ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा। अब ये 23-24 में कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो है वो अपना लोन में कन्वर्ट हो गया, इंटरेस्ट अपना लोन में कन्वर्ट हो गया, तो इंटरेस्ट तो हमने रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक दिया ही नहीं, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक दिया नहीं, तो ये जो अमाउंट है अपना लोन में हो गया कन्वर्ट, लोन में कन्वर्ट हो गया। अब गवर्नमेंट शेड्यूल बैंक ने क्या बोला, एनबीएफसी ने क्या बोला कि ये जो है आप 10 इंस्टॉलमेंट में आप ये लोन बोल के 10 इंस्टॉलमेंट में आप रीपे कर दो, 10 इंस्टॉलमेंट में आप रीपे कर दो। तो अब ये अगर 10 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया, 100 रुपए का इंटरेस्ट था, 100 रुपए का इंटरेस्ट था, लोन में कन्वर्ट हो गया और 10 रुपए मैंने 23-24 में एक पेमेंट कर दिया, उसका एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया मैंने उसका। तो ये जो 10 रुपए मेरे को डिडक्शन इसका मिल जाएगा, मेरे को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो deduction is allowed when such converted amount is paid। तो हमने अगर एक छोटा अमाउंट इस साल पेमेंट कर दिया होगा, इस साल हमने छोटा अमाउंट पेमेंट कर दिया, तो उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, उसके बाद में बैंक गारंटी फर्निश कर दी मैंने, बैंक गारंटी फर्निश कर दी मतलब कोई भी लोन लेके रखा है या फिर कोई भी अमाउंट पेबल हो और उसका मैंने बैंक गारंटी फर्निश कर दिया कि बैंक गारंटी मतलब कोई ना कहीं ये अमाउंट का पेमेंट कर दिया। अगर मैं पेमेंट नहीं कर दिया तो मेरे बैंक पेमेंट कर दी और बाद में बैंक मेरे से वसूल लेंगे, तो ये बैंक गारंटी होता है। तो बैंक गारंटी मैंने सबमिट कर दिया, तो बैंक गारंटी भी अपने को एक्चुअल पेमेंट ट्रीट नहीं करना है, एक्चुअल पेमेंट कैन नॉट treated as the actual payment, cannot treated as the actual payment। तो देखो सेक्शन नंबर 43B, सेक्शन नंबर 43B, certain deduction to be made only on actual payment, certain deduction to be made only on actual payment। बहुत सारे सेक्शन में अपने को ये सेक्शन का रेफरेंस मिला था, तो ध्यान से सुनो, बहुत सारे सेक्शन में अपने को सेक्शन नंबर 43B का रेफरेंस मिला था, तो ध्यान से सुनो। देखो following deduction to be allowed if actual payment done on or before the due date of the filing of the return of the income। तो इसमें कौन से डिडक्शन आते हैं, तो टैक्स का, ड्यूटी, सेस, फीस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें अपना वेलफेयर, जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, तो उसका एक डिडक्शन लेना पड़ेगा जो अपने को सेक्शन नंबर 36 में अवेलेबल है। तो उसका पेमेंट, बोनस कमीशन का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, उसके बाद में लीव एनकैशमेंट का, और रेलवे को हमने कोई भी पेमेंट किया तो ये एक्चुअल पेमेंट जब भी किया उसी साल अपने को अलाउ होगा। पर हमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इसका पेमेंट कर दिया तो हमको प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन मिल जाएगा, पर रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के बाद इसका पेमेंट कर दिया हमने, तो जिस साल हमारा एक्चुअल पेमेंट हुआ उस साल अपने को उसका डिडक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो अब एमएसएमई को भी हमको 45 डेज के अंदर इनको पैसा दे देना पड़ेगा, नहीं तो ये अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट रहा तो, रिटर्न एग्रीमेंट रहा तो, पर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रहा तो 15 डेज के अंदर इनको पैसा देना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर ही इनको पैसा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन, क्या इसको हम रीपेमेंट मान लेंगे क्या इसको हम रीपेमेंट मानेंगे क्या? नहीं, इसको हम रीपेमेंट नहीं मानेंगे। पर ये लोन का हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ये लोन का हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, इंस्टॉलमेंट उसका पे कर दिया, तो क्या ये डिडक्शन इसका क्लेम कर लेंगे हम? हाँ, इसका डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। उसके बाद में बैंक गारंटी फर्निश कर दिया, बैंक गारंटी हम फर्निश कर रहे, तो क्या इसको हम एक्चुअल पेमेंट ट्रीट करेंगे क्या? नहीं, इसको हम एक्चुअल पेमेंट ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 43B होता है खत्म। बजाओ तालियां, क्योंकि अपना बहुत सारे जगह पे इसका रेफरेंस आ गया था, पर वहां पे हमने को समझ ही नहीं आ रहा था कि सेक्शन नंबर 43B है क्या। तो आपको समझ में आ गया कि 43B है क्या। अब
बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर 43C(a) जो आप कैपिटल गेन की 50C जैसा सेम टू सेम है, जो अपनी 110% की कंडीशन थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन में। चलो आ जाता हूँ, बता देता हूँ, आपको तो याद नहीं होगा, मेरे को ये बताना पड़ेगा आपको। तो ये कैपिटल गेन अपना सेक्शन नंबर 50C, कैपिटल गेन अपना सेक्शन नंबर 50C। तो देखो यहाँ पे 110% वाली कंडीशन थी, अपनी 110% वाली कंडीशन थी, सेम सेक्शन है, सेम सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 50C पढ़ लेना एक बार, सेम टू सेम आपको वही मिलेगा जो यहाँ पे हम सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे थे, वही आपको यहाँ पे पीजीबीपी, अपना पीजीबीपी मतलब अपना स्टॉक इन ट्रेड होंगे। यहाँ पे जो भी कैपिटल असेट है अपना, जो मतलब बिल्डिंग रही, लैंड रही, तो ये अपना कैपिटल असेट नहीं है यहाँ पे, अपना ये पीजीबीपी, तो ये अपना यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड है, यहाँ पे अपना स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड में जो सेल कंसिडरेशन आएगा, स्टॉक इन ट्रेड में आपको सेल कंसिडरेशन आएगा, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बेच के जो सेल कंसिडरेशन आएगा वो अपने को कितना लेना पड़ेगा, वो अपने को कितना लेना पड़ेगा। तो एज पर सेक्शन नंबर 50C ही इसका पूरा का पूरी प्रोविजन सेम है। तो यहाँ पे प्लीज 50C एक बार देख लेना, सेम टू सेम है, 110% का कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 43CA होता है यहाँ पे खत्म, 50C और 43CA सेम टू सेम है, तो एक बार वो पढ़ लेना, कैपिटल गेन का सेक्शन है, आपको वहां पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, किसको किसको अकाउंट्स कंपल्सरी मेंटेन करने हैं। सेक्शन नंबर 44AA, 44AA, सेक्शन नंबर 44AA में आपने को क्या बोला है कि कौन से लोगों को, कौन है वो असेसी जिनको अकाउंट्स मेंटेन करने, जिनको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अब कोई भी चाय वाला, दूध वाला रहा, इनको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, इनका खर्चा ही इतना सा है, हर रोज के इनको 1,500-2 हज़ार रुपए आते हैं इनको, तो इनका कितना ही खर्चा होगा, क्या ही ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। इनका स्टॉक ही क्या है, चाय, इनका असेट ही क्या है, ये एक छोटी सी टपरी। चलो अगर चाय वाले अपने पीएम में तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, पर फिर भी क्या ही खर्चा रहेंगे इनका, क्या ही खर्चा रहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो असेसी है इनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने नहीं रहेंगे, पर जो बड़े असेसी है, जो बड़े असेसी है इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अब जिनको ऑडिट लगेगा, जिनको ऑडिट केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी लगेगा, क्योंकि इनको ऑडिट करने वाला है। अब अगर ऑडिट हमने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी नहीं किया, पर हमने इनकम टैक्स रिटर्न पे कर दिया, हमने अगर इनकम टैक्स रिटर्न पे कर दिया, पर ये अपने एओ असेसिंग ऑफिसर की कोई भी नजर में आ गया, अपना रिटर्न इनके नजर में आ गया और ये आ गया अपने असेसमेंट करने, तो अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं है, तो ये असेसमेंट किस बेसिस पे करेंगे। तो कुछ चीजों कुछ असेसी को ये अब जब भी रिटर्न फाइल करते हैं, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, तब कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि अपना असेसमेंट भी खुल जाए। मतलब कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी डॉक्यूमेंट भी हमसे मंगा लिए, तो वो पर्टिकुलर असेसमेंट वो कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अपने पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहे तो वो असेसमेंट कैसे कंप्लीट करना। तो कुछ केसेस में आपने को बोला है कि आपने को एक थोड़े डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेंगे ताकि वो असेसमेंट कंप्लीट हो सके, ताकि वो असेसमेंट कंप्लीट हो सके। तो देखो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आपने को कंपलसरी कब कब अपने को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट अपने को कब मेंटेन करने पड़ेंगे। तो देखो इफ पीजीबीपी इनकम, उनका पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम, क्या यहाँ पे कोई भी 5 हेड का इनकम है क्या? नहीं, पीजीबीपी इनकम लेना पड़ेगा, पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, पीजीबीपी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, पीजीबीपी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है और ग्रॉस रिसीव, ग्रॉस टर्नओवर अपना 25 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे पीजीबीपी इनकम मतलब अपना नेट प्रॉफिट, पीजीबीपी इनकम मतलब अपना नेट प्रॉफिट अगर 2.5 लाख से ज्यादा है और अपना ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स अपना 25 लाख से ज्यादा है, इन एनी ऑफ 3 ईयर, इन एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर, इन एनी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब अपने को 3 साल देखने पड़ेंगे, 3 साल देखने पड़ेंगे, 3 साल देखने पड़ेंगे। ये 3 साल में 1 साल भी, 3 साल में 1 साल भी, 3 साल में से 1 साल भी अपना जो पीजीबीपी इनकम ये 2.5 लाख से ऊपर चला गया, पीजीबीपी इनकम अपना 2.5 लाख से ऊपर चला गया, या फिर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट अपना 25 लाख रुपए से ऊपर चला गया इंडिविजुअल और एचएफ के केस में, तो इनको अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी, इनको सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो देखो पीजीबीपी इनकम और ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर देखना पड़ेगा। पीजीबीपी इनकम मतलब नेट प्रॉफिट अगर 2.5 लाख से चला गया ऊपर और ग्रॉस रिसीट अपना चला गया है 25 लाख से ऊपर, इन एनी वन ऑफ 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर,
3 साल देखने पड़ेंगे। 3 साल देखो, 3 साल में से 1 साल में इनका अमाउंट, 1 साल में इनका पीजीबीपी का इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर चला गया और ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर 25 लाख से ऊपर चला गया तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट इनको मेंटेन करना कंपलसरी है। समझ में आया क्या? उसके बाद में अगर अदर पर्सन रहा, कोई भी अदर पर्सन रहा तो इनका पीजीबीपी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, पीजीबीपी इनकम 1,20,000 से ज्यादा और टर्नओवर इनका 10 लाख रुपए से ज्यादा है इन एनी वन ऑफ 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर देखने पड़ेंगे अपने को, तो इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2.5 लाख और टर्नओवर देखना पड़ेगा, मतलब पीजीबीपी इनकम 2.5 लाख और टर्नओवर अपने को 25 लाख देखना पड़ेगा। पर अदर असेसी रहा, कोई भी अदर असेसी रहा तो पीजीबीपी इनकम 1,20,000, पीजीबीपी इनकम 1,20,000 और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अपने को देखना पड़ेगा 10 लाख, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट देखना पड़ेगा 10 लाख इन एनी वन ऑफ 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। अब अदर केस में, मतलब अगर कोई भी अदर केस रहा, इसके सिवा कोई भी केस रहा तो असेसी अगर, अच्छा चलो ये आपको ये सेक्शन नंबर 44 जब पढ़ेंगे उसके बाद ये पॉइंट समझ में आएगा, तब हम ये पॉइंट पे फिर से आएंगे, तब अब ये पॉइंट पे फिर से आएंगे। तो चलो इनको इंडिविजुअल एचएफ के केस में अगर 2.5 लाख से ऊपर चला गया अपना इनकम या फिर टर्नओवर अपना 25 लाख से ऊपर चला गया वन ऑफ 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। अदर पर्सन रहा तो 1,20,000 के ऊपर इनकम चला गया या फिर टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट अपना 10 लाख से ऊपर चला गया तो इनको अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। अब कोई भी असेसी जिसने स्टार्टअप किया इसी साल उनका स्टार्टअप है तो इसी साल इनको बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने पड़ेंगे? जब उनको लग रहा होगा कि लाइकली टू एक्सीड मतलब उनको लग रहा होगा कोई इंडिविजुअल है कि 2.5 लाख से ऊपर तो अपना इनकम चला जाएगा, आराम से चला जाएंगे, या फिर टर्नओवर है अपना 25 लाख से ऊपर चला जाएंगे, आराम से चला जाएंगे, तो इनको अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी। या फिर कोई अदर असेसी रहा तो इनको लग रहा होगा 1,20,000 से ज्यादा जा रहा होगा उनका पीजीबीपी इनकम या फिर टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इनका 10 लाख से ऊपर जा रहा होगा, इनको लग रहा होगा कि 10 लाख से ऊपर चला जाएंगे तो इनको भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। उसके बाद में कुछ स्पेसिफाइड केसेस रहा, ये तो जनरल कैटेगरी हो गई। जनरल कैटेगरी मतलब जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ है टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट के बेसिस पे या फिर अदर पर्सन इनका भी टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट के बेसिस पे। अब कोई ऐसे होशियार लोग होते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये होशियार लोग हैं, इनके पास दिमाग है, ये दिमाग से काम करते हैं, ये बैठे बैठे तकिए पे बैठे कुर्सी पे बैठे सारा का सारा ऑफिस संभालते हैं। तो ये होशियार लोग हैं, इनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने मतलब सीए सीएमए तुम सीएस तुमने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो यार लालत है तुम पे, तुम क्या बाकी लोगों को ज्ञान दोगे? तुम ही खुद बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा अपने देश का? तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन देखे रखिए, नोटिफाइड प्रोफेशन देखे रखिए, इनको स्पेसिफाइड मतलब कुछ इतने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इनको मेंटेन करना पड़ेगा। कम से कम इतने तो भी तुमको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे सीए होने के बाद भी। हाँ मतलब लोगों के तो अकाउंट मेंटेन ही करो, खुद के भी अकाउंट मेंटेन करो। हाँ ऐसे ही होगा, सीए में बनो, सीएस बनो, सीए बनो, अपने को ये करना पड़ेगा जिंदगी भर, अपने को ये करना है। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो देखो नोटिफाइड पर्सन है तो देखो लीगल मतलब अपने लॉयर वगैरह, मेडिकल रहे, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ये कोई भी सर्विस में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है तो इनको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे? तो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, आईटी प्रोफेशनल, ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, प्लीज ध्यान से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी और आईटी प्रोफेशनल, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी कब रहेगा? इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कब रहेगा? तो इनका ग्रॉस रिसिप्ट जो है ये 1.5 लाख से ऊपर चला गया इन ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 1.5 लाख से ऊपर चला गया, तीनों साल में 1.5 लाख से ऊपर चला गया है, या फिर लाइकली टू बी एक्सीड मतलब नया बिजनेस है, नए सीए बने हैं और इनको लग रहा है कि अपना जो इनकम है ग्रॉस रिसिप्ट जो है अपना 1.5 लाख से ऊपर चला गया जाएगा तो इसको भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा,
तो देखो ऊपर जो है अपने को 3 में से एक देखना पड़ेगा, ऊपर जो है अपने को 3 में से एक देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या है, इन ऑल 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, मतलब तीनों प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अपने को देखना पड़ेगा कि 1.5 लाख से ऊपर इनका ग्रॉस रिसिप्ट जा रहा है क्या। 1.5 लाख से ऊपर अगर ग्रॉस रिसिप्ट चला गया तो ये सारे प्रोफेशनल को रूल 6F याद रखने की जरूरत नहीं। रूल 6F के अंदर अपने को ये जो प्रोफेशनल की लिस्ट है, ये अपने को सेक्शन में ही देके रखी है, मतलब 44A में अपने को सेक्शन की लिस्ट देके रखी है, सेक्शन की नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट देके रखी है। ये जो पर्टिकुलर 44AA है इसमें ये नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट देके रखी है, पर ये जो नोटिफाइड पर्सन है इनका ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1.5 लाख से ऊपर चला गया, ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1.5 लाख से ऊपर चला गया तो इनको कौन से अकाउंट मेंटेन करने, ये अपने रूल 6F में देख रखा है, तो रूल 6F क्या बोलता है, इनको कौन से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे, तो कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, लेजर्स मतलब सारे, जर्नल मतलब सारे, कैश बुक मतलब सारे जितना भी कैश है। उसके बाद में कार्बन कॉपी, जो 25 रुपए से ज्यादा वाला बिल है उसका कार्बन कॉपी। अब मेरे को एक बात बताओ, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, अगर 25 रुपए से कम बिल रहा और मैं कस्टमर रहा, मैं आपकी दुकान पे आया और 25 रुपए से कोई भी कम अमाउंट का बिल मैंने आपको मांगा, तो आपको देना पड़ेगा कि हाँ, मतलब ये जनरल लॉ की बात कर रहा हूं मैं। अगर कस्टमर ने कोई भी बिल मांगा, कोई भी अमाउंट का बिल मांगा, फिर वो 1 रुपए का भी बिल रहा, तो वो जो सेलर है उसको ये बिल देना कंपलसरी, मतलब कस्टमर कितने भी छोटा अमाउंट रहो, बड़ा अमाउंट रहो, बिल मांग सकता है। पर अपने को अकाउंट्स मेंटेन करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो 25 रुपए के जो भी ज्यादा बिल है, 25 रुपए से ज्यादा जो भी बिल है उसके अपने को कार्बन कॉपी मेंटेन करने पड़ेंगे। ओरिजिनल बिल भी, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है जो 50 रुपए से ज्यादा है, कोई भी एक्सपेंडिचर हमने 50 रुपए से ज्यादा है, उसके भी अपने को ओरिजिनल बिल मेंटेन करने पड़ेंगे। अब डेली केस रजिस्टर और इन्वेंट्री रजिस्टर अपने को मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन, अगर ये मेडिकल प्रोफेशनल है तो इनको ये तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, कैश बुक, जर्नल, लेजर ये तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। पर इसी के साथ साथ इनको डेली केस रजिस्टर और इन्वेंट्री रजिस्टर मतलब स्टॉक रजिस्टर भी अपने को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक रजिस्टर भी इनको मेंटेन करना पड़ेगा। और इन अदर केस मतलब अगर ये प्रोफेशन है पर इनका जो ग्रॉस रिसिप्ट है 1.5 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, तो इनको मेंटेन तो करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट तो इनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। पर ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो जिससे एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये अगर इनके केसेस अगर असेसमेंट भी खुल गए, क्योंकि ये होशियार लोग हैं, अपने हिंदुस्तान के कुछ अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही करने पड़ेंगे। अगर इनका टर्नओवर का लिमिट क्रॉस भी नहीं हुआ तो भी इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि एओ इसका असेसमेंट कंप्लीट कर सकते। अगर असेसमेंट में खुल गई केस तो एओ इसका असेसमेंट कंप्लीट कर सके। तो देखो, तो मतलब इनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही करना है। अगर ग्रॉस रिसिप्ट ज्यादा रहो कम रहो इसका कोई लेन देन नहीं, क्योंकि अदर केसेस में उनको एओ अगर आया तो असेसमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे, उनको भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी इनका असेसमेंट कंप्लीट कर पाएंगे ना एओ। जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रहेंगे तभी कोई असेसमेंट कंप्लीट हो सकता है, तो इनको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर ग्रॉस रिसिप्ट का लिमिट क्रॉस हो गया तो रूल नंबर 6F के हिसाब से तो इनके ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये तो मेंटेन करनी पड़ेंगे। पर ग्रॉस रिसिप्ट क्रॉस नहीं हो रहा तो अपने को ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो ताकि अपना एओ जो है असेसिंग ऑफिसर है अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सके, इनकम का असेसमेंट कंप्लीट कर सके। अब देखो, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये 1 साल बनाओ, 10 साल उसको जला के राख कर दो। जो पासबुक बनाते थे लोग, जो पुराने लोग थे, अपने पासबुक लेते थे, कोई भी अपना विंटर का सीजन आया आग लगा दी, चूल्हा जला लिया, ऐसा होता था। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। 6 साल तक अपने को ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, 6 साल तक अपने को पूरा का पूरा। अब ये एंड ऑफ द ए वाई मतलब 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका ए वाई है 24-25, तो इसको मेरे को 6 साल मतलब 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 तक इसको मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अब ये 6 साल का लिमिट क्यों है, क्या है, ये आपको फाइनल में सीखने को मिलेगा जब ये रेड पड़ती सर सीजर होता है। इसको उसमें भी बोला है कि 6 साल तक अपन केस खोल सकते हैं, ऐसे अलग अलग एडजस्टमेंट रहते हैं, तो आपको ये
फाइनल में सीखने को मिल जाएगा। पर जो केप्ट करने, जो केप्ट एंड मेंटेन करने बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अपने को 6 ईयर्स तक, 6 साल तक अपने को ये अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द एआई, फ्रॉम द एंड ऑफ द एआई, फ्रॉम द एंड ऑफ द एआई से अपने को मेंटेन करने पड़ेंगे। अब अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो 25,000 के आपने को पेनल्टी लग जाएंगी, 25,000 की पेनल्टी लग जाएंगे। सेक्शन नंबर 271 पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन आपको पैनल में पढ़ने को मिलेगा। तो सेक्शन नंबर 271 उसमें से एक सेक्शन लेके रखा है आपको कि सेक्शन नंबर 271 में 25,000 की उसको पेनल्टी लग जाएंगी, 25,000 की उसको पेनल्टी लग जाएंगी अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो आपको पेनल्टी लग जाएंगी। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो देखो, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स 44A इंडिविजुअल एचयूएफ रहा तो 2.5 लाख से ऊपर चला गया अपना पीजीबीवी इनकम, या 25 लाख से ऊपर चला गया अपना टर्न ओवर, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे, 1 साल देखना पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर में से हमने को 1 साल देखना पड़ेगा। कोई भी अदर पर्सन रहा तो पीजीपीवी इनकम देखना पड़ेगा अपने को, 1,20,000 से ज्यादा चला गया है, या टर्न ओवर देखना पड़ेगा अपने को कि 10 लाख रुपए से ज्यादा चला गया है क्या। उसके बाद में कुछ प्रोफेशनल है तो लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, आईटी प्रोफेशनल और कंपनी सेक्रेटरी, तो इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे। इनका अगर ग्रॉस रिसिप्ट, अगर 3 साल में ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा चलेगा तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे रूल नंबर 6F के हिसाब से। अगर इनका ग्रॉस रिसिप्ट मतलब ये अदर कंडीशन में कोई भी ये प्रोफेशनल आते हैं फिर भी इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे कि एओ आया, एओ असेसमेंट के लिए आया है कि वो असेसमेंट कंप्लीट कर सके, ऐसे ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट अपने को कितने साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे? तो 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 25,000 की पेनल्टी लग जाएंगी अंडर सेक्शन 271A अगर आपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए। आपने अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए तो समझ में आया? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब हम जा रहे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, पर ये सेक्शन पढ़ने से पहले हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 44 में। सेक्शन नंबर 44 आ जाओ। सेक्शन नंबर 44 AD, और AE हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी की जो सेक्शन है जो बीच बीच में आपको लग रहे होंगे कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये फाइनल में मिल जाएंगे प्रिजेंटिव टैक्सेशन के। तो चलो, सेक्शन नंबर है 44 AD, सेक्शन नंबर 44 AD। अब ये सेक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। छोटा असेसी है, ज्यादा इनकम नहीं है, समझो इसकी 10 लाख का इसका टोटल सेल है, 10 लाख का इसका टोटल सेल है, 10 लाख का इसका टोटल सेल है। अब ये क्या बोलता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, फिर इसका ऑडिट करो, बड़ी बड़ी कंपनी रहे तो उनका पूरा का पूरा अकाउंट मेंटेन करना है। अब इसका 10 लाख का एनुअल सेल है, उसमें से इसका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, सारे एक्सपेंसेस वगैरह जाके, सारे कितने भी एक्सपेंसेस रहो, इसका समझो 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, मतलब 50% प्रॉफिट आ गया, 50% इसका प्रॉफिट आ गया, 50% प्रॉफिट आ गया तो ये 5 लाख का प्रॉफिट आएगा, तो उसमें भी उसको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, अकाउंटिंग करो, उसके लिए अकाउंटेंट रखो, उसके लिए एक सीए रखो, उसको फीस दो। तो ये खर्चा उसको नहीं चाहिए था। मतलब जो भी छोटे छोटे असेसी, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये छोटे छोटे असेसी है ना, छोटे, तो उनको क्या बोलता है गवर्नमेंट कि आप ये पर्टिकुलर, मतलब ये जो टर्नओवर इनकम, इसका एक परसेंटेज ले लो, और उतना आप इनकम कंसिडर कर लो, अब इसके बाद आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब हमने पकड़ लिया कि समझो यहाँ पे इसका 10 लाख का 8%, मतलब 10 लाख मतलब 1 लाख, और 80,000 आपको इनकम दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, 80,000 आपको इनकम दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 80,000 आप नेट प्रॉफिट दिखा दो, 80,000 आप नेट प्रॉफिट दिखा दो, पर यहाँ पे जो भी एक्सपेंस हुए, ये आपने को कुछ लेना देना नहीं। फिर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज दे दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज लगा दो आपके टोटल इनकम, टोटल सेल्स के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, उतना आप इनकम पकड़ लो। इनकम पकड़ लिया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, और नेट प्रॉफिट के ऊपर अब आप टैक्स कैलकुलेशन कर लो, नेट प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेशन कर लो। ये जो 8% है ये टैक्स नहीं है, ये जो 8% है ये टैक्स नहीं है, ये जो 8% है ये टैक्स नहीं है, ये इनकम है, ये इनकम कंसिडर करना है आपने को। ये इनकम कंसिडर करने के बाद आपको बाकी उसके ऊपर टैक्स का रेट, मतलब टैक्स स्लैब रेट लगाओ,
न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, 115 बीएससी लगा, जो भी आपका टैक्स रेट वो लगाओ, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर दो, इनकम टैक्स उसके ऊपर पे कर दो। तो ये 8%, ये जो 6% में जो सेक्शन में बताने वाला हूँ कि ये पर्टिकुलर परसेंटेज अपने को इनकम कंसिडर करना है। इनकम कंसिडर करना है मतलब अपने को नेट प्रॉफिट कंसिडर करना है, नेट प्रॉफिट कंसिडर करना है, टैक्स कंसिडर नहीं करना है। इंटर में बहुत सारे दोस्त मेरे गलती करते हैं कि उसको टैक्स कंसिडर कर लेते हैं, नहीं, टैक्स कंसिडर नहीं करना है अपने को, उसको इनकम कंसिडर करना है। ये टर्नओवर का परसेंटेज देख रखा है तो इसको इनकम कंसिडर कर लिया और उसके ऊपर अपने को टैक्स पेमेंट करना है, उसके ऊपर अपने को टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके ऊपर अपने को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन नंबर 44 AD, सेक्शन नंबर 44 AD, सेक्शन नंबर 44 AD, इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, चलो कहीं लिखना रह गया शायद, ऊपर हेडिंग दे दूंगा मैं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब कि अपने को एक पर्टिकुलर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज देख रखा है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे कर देना पड़ेगा। बाकी कोई एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको एक सेल्स बताना है, सेल्स का अमाउंट ले लो, सेल्स के अमाउंट में से परसेंटेज लगा दो, ये आपका टोटल इनकम आ जाएंगे, ये टोटल इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेशन कर दो, उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो, उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेक्शन नंबर 44 AD, स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस अभी एलिजिबल एंटिटीज कौन है, तो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म। LLP है क्या, नहीं, LLP को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, LLP को ये बेनिफिट नहीं मिला। तो इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म, अगर इनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, इनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, इनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, इनका अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो इनका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव इनकम, इनका प्रिज्यूम इनकम, इनका 8% हम ले सकते हैं, 8% ऑफ द टर्नओवर, 8% ऑफ द टर्नओवर। और उसके बाद इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा, इसके बाद इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा, इसके बाद उसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा। तो देखो 2 करोड़ तक इसका टर्नओवर रहा, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, इनका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक रहा, इनका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक रहा, तो 2 करोड़ तक इनका टर्नओवर रहा, तो ये सीधा सीधा 8% उसका इनकम कंसिडर कर सकते हैं। जो टर्नओवर है उसका 8% निकाल लो, ये उसका प्रीज्यूम इनकम हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रीज्यूम इनकम हम कंसिडर कर सकते हैं। अब जो भी 31 जुलाई तक एसएससी जो भी रिटर्न की ड्यू डेट है, आपको कोई सीनियर वगैरह होगा तो जो 31 जुलाई तक इनका जो ड्यू डेट होता है, तो ये प्रीज्यूम मतलब प्रिजम्पटिव इनकम वाले जो एसएससी इनका ड्यू डेट होता है, तो आप देखेंगे वो इतना कैलकुलेशन नहीं करते, 31 जुलाई तक वो चिल रहे थे, बस उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जल्दी होती है कि जैसे जैसे वो 8% ले लो, 8% पे ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कर दो, रिटर्न फाइल कर दो। इसमें कोई भी अपने को अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है, बस अपने को टर्नओवर और नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद में उसके डिडक्शन है कुछ सेक्शन नंबर 80 वाले 80C to 80, तो वो डिडक्शन क्लेम करो, उसके ऊपर टैक्स पे कर दो। तो 8% अपने को प्रीज्यूम इनकम लेना पड़ेगा, 8% अपने को प्रीज्यूम इनकम लेना पड़ेगा। अब ये जो एक्सक्लूड है, यहाँ पे कौन से एसएससी नहीं आएंगे, प्रोफेशनल के लिए सेक्शन नंबर 44 ADA स्पेशल है, तो यहाँ पे बस स्मॉल बिजनेस देखने पड़ेंगे, स्मॉल बिजनेस देखने पड़ेंगे जिसमें अपने को प्रोफेशनल नहीं आएगा। बिजनेस ऑफ कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी, बिजनेस ऑफ कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी, बिजनेस ऑफ कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी, फिर कोई इंडिविजुअल HUF कोई भी बिजनेस कर रहा होगा कमीशन ब्रोकरेज का, एजेंसी का, तो ये इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके लिए ये सेक्शन 44 AD अपने को एप्लीकेबल नहीं करते आएगा। या फिर कोई बिजनेस है जो 44 AE के अंदर अपने के ट्रांसपोर्टर वाले के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना के दिया है, तो ये एसएससी अपने 44 AD में नहीं आएंगे, 44 AD में अपने ये एसएससी नहीं आएंगे। अब देखो टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक रहा, तो 8% उसका हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, 8% इनकम कैलकुलेट कर लिया तो उसके ऊपर अपन टैक्स कैलकुलेशन कर देंगे। अब लोग गए, बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन गए निर्मला सीतारमण जी के पास और उनको बोले ये टर्नओवर की लिमिट थोड़ी बढ़ा दो, ये टर्नओवर की लिमिट थोड़ी बढ़ाओ। मैडम ने क्या किया, टर्नओवर की लिमिट कर दी 3 करोड़, टर्नओवर की लिमिट 3 करोड़ कर दी और बोले कि आपके एग्रीगेट कैश रिसिप्ट जो है वो 5% से कम रहे, टोटल टर्नओवर के 5% से कम आपकी कैश रिसिप्ट रहे, तो आप 3 करोड़ तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। 3 करोड़ तक मतलब आपके सारे के सारे 5% मतलब नॉमिनल अमाउंट होता है, तो 3 करोड़ का 5% मतलब निकालो, 3 करोड़ मतलब 30 लाख मतलब 15 लाख के करीब आएंगे, इंटू
5%। तो देखो हाँ 15 लाख के नीचे मतलब 3 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर का, तो आपका 15 लाख तक आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब 3 करोड़ का इनकम रहा तो 15 लाख नॉमिनल अमाउंट होती है। तो देखो 15 लाख तक आप इसमें अगर आपके कैश के ट्रांजैक्शन रहे तो 15 लाख तक चल सकते हैं। पर 3 करोड़ तक आपका एग्रीगेट रहा, 3 करोड़ तक आप टर्नओवर, 3 करोड़ आपका टर्नओवर रहा, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो। पर कंडीशन क्या है, आपका 5% जो है 5% से कम आपके कैश में होना, 5% से कम रिसिप्ट आपके कैश में होना, कैश में होना। तो 5% से कम अगर आपकी कैश रिसिप्ट रही, टोटल रिसिप्ट से 5% से कम, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो। फिर आप 3 करोड़ का लिमिट ले सकते हो, 3 करोड़ का यहाँ पे लिमिट ले सकते हो। उसी के साथ साथ अब 2 करोड़ का लिमिट ले लिया हमने, 2 करोड़ का लिमिट या फिर 3 करोड़ का लिमिट। अब 8% उसका टर्नओवर का 8% हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब 8% है ना, उसका 6% भी हम ले सकते हैं। कब? अगर ये जो है टोटल टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस, तो हम 6% भी ले सकते हैं, 6% भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो अगर हमने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किए तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर दी, उसका बेनिफिट बढ़ा दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर दी, उसका बेनिफिट हल्लू हल्लू बढ़ा के दे रही। मतलब 2 करोड़ का 3 करोड़ कर दिया, 8% से हम 6%, मतलब 6% मतलब अपना प्रॉफिट कम हो गया, 6% अपना प्रॉफिट कम कर दिया तो अपना टैक्स भी कम आएगा। तो अगर हमने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैशलेस की है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, तो अपने यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं। हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं, अपना 6% का प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी फर्दर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी फर्दर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 40 भी अपना जो पार्टनर का था इंटरेस्ट एमिनेशन हम दे रहे थे। सेक्शन नंबर 30 to 38 जो भी अपने नॉर्मल डिडक्शन है उसका अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी डिडक्शन का अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 80C to 80U का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, 80C to 80U का अपन डिडक्शन पढ़ेंगे उसका अपने को बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। पर उसके सिवा कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड मतलब इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। बट असेसी ऑप्ट फ्रॉम द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ऑप्ट आउट फ्रॉम द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट छोड़ दिया था कि आपको बोला था कि आपको ये 2 मिनट बाद पढ़ा दूंगा, ये एक सेक्शन पढ़ाने के बाद पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे कोई असेसी, तो 8% अपने लेना है, 8%। अब 8% से उसने कम ले लिया, 8% अपने को दिखाना है, मतलब 8% या उससे ज्यादा, 8% से कम उसने अगर प्रॉफिट ले लिया, 8% से कम उसने प्रॉफिट ले लिया, तो वो ऑप्ट आउट कर रहा है स्कीम से, ऑप्ट आउट कर रहा है 44AD से, वो ऑप्ट आउट कर रहा है 44AD से, वो ऑप्ट आउट कर रहा है। और 44AD से उन्हें ऑप्ट आउट कर लिया तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर देना पड़ेगा। मतलब असेसी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, असेसी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट। तो देखो 8% से नीचे गया मतलब उसने ऑप्ट आउट कर लिया। और ऑप्ट आउट यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे 8% ऑफ टर्नओवर मतलब 8%, आप 8% से ऊपर तो आप कितना भी दिखा सकते हो, 8% से ऊपर दिखा सकते हो, पर आपको मिनिमम 8% तो दिखाना ही पड़ेगा, मिनिमम आपको 8% दिखाना पड़ेगा, मिनिमम आपको 8% दिखाना ही पड़ेगा। ये भी मिनिमम आपको 6% दिखाना ही पड़ेगा, मिनिमम आपको 6% दिखाना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना भी दिखाओ, मैक्सिमम आप कितना भी दिखाओ, पर मिनिमम आप 8% से नीचे नहीं जा सकते। 8% से आप अगर नीचे गए तो आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको इनकम मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो असेसी अगर डिक्लेयर कर रहा है लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो 8% के अगर नीचे उसका प्रॉफिट चला गया या 6% के नीचे उसका प्रॉफिट चला गया तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी पड़ेगा। तो देखो इफ असेसी ऑप्टेड आउट फ्रॉम द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको मेंटेन करना पड़ेगा। पर 8% से उसने ऊपर दिखा दिया, 8% से उसने ऊपर दिखा दिया तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऑडिट रिक्वायर करना पड़ेगा। अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही किया तो ऑडिट रिक्वायर नहीं होगा। पर उसने 8% से नीचे गया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया, उसने 8% से नीचे उसने प्रॉफिट दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया, तो उसको ऑडिट भी करना पड़ेगा। उसको ऑडिट भी करना पड़ेगा कि हमने 8%, गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने 8% की लिमिट लेके रखी है तेरे को, हमने 8% की लिमिट देके रखी है तूने, तो 8% से भी तू नीचे जा रहा है, तो ऐसा क्या क्या एक्सपेंसेस दिखा रहा है भाई तू तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि तेरा प्रॉफिट जो है वो 8% से भी कम आ गया, 8% से भी कम आ रहा है तेरा प्रॉफिट, तो ऐसे क्या क्या एक्सपेंसेस बता रहा है तू, तो उसके लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा।
एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा और रिटर्न ऑफ ड्यू डेट 31 जुलाई, रिटर्न ऑफ ड्यू डेट 31 जुलाई। अब यहाँ पे अदर पॉइंट की 10A 80 IA to 80 RR भी आप डिडक्शन में पढ़ोगे, उसका अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर समझो एसएससी ये 44 AD में आ गया है, एसएससी 44 AD में आ गया, उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर लिया, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन उसने ऑप्ट कर लिया। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन उसने ऑप्ट कर लिया तो अब ये उसने अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से ऑप्ट आउट हो गया हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से वो ऑप्ट आउट हो गया, तो ये 5 ईयर फिर से इसमें नहीं आ सकता। मतलब इसमें आ गया वो तो ओके, इसमें आ गया वो, इसमें रिटर्न भर रहा है वो ओके। अब ये इससे बाहर आ गया, अब फिर से गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, तू इधर 5 साल नहीं आ सकता, ये 5 ईयर तू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं आ सकता, 5 ईयर तू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी यही बोल के रखा है, एक बार पढ़ लो आप कि 5 साल आप इसमें नहीं आ सकते हो, 5 साल आप इसमें नहीं आ सकते हो। सेक्शन नंबर 44 ADA जो बात करता है स्पेसिफिकली प्रोफेशनल की, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कौन, अपने जो 44 AA में जो पढ़े हैं हमने वही प्रोफेशनल यहाँ पे आ जाएंगे। तो रेसिडेंट रहा, इंडिविजुअल रहा, फॉर्म रहा, स्पेसिफिक प्रोफेशनल, तो उनको ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो स्पेसिफिक प्रोफेशनल यहाँ पे लिए जो एक्सेट्रा वो सेम लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में इनका टर्नओवर 50 लाख तक रहा, टर्नओवर 50 लाख तक रहा, या फिर इनका जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 5% से कम इनका कैश में रहा, ग्रॉस रिसिप्ट जो है इनका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इनका 5% से कम कैश में रहा, तो 75 लाख तक ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 75 लाख तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे इनको 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इनकम दिखाना पड़ेगा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इनकम दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको 40 लाख आपका ग्रॉस रिसिप्ट है तो इसका 40 लाख मतलब 20 लाख या उससे ज़्यादा, 20 लाख या उससे ज़्यादा, 20 लाख या उससे ज़्यादा आप इनकम दिखा सकते हो, 20 लाख या उससे ज़्यादा इनकम दिखा सकते हो और उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 38 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन नंबर 40B का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हो, पर आप 50% से कम या फिर आप जो लिमिट है 50 लाख की वो क्रॉस कर दे रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ऑडिट रिक्वायर रहेगा क्या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप तो ऑडिट भी रिक्वायर नहीं रहेगा, पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ रहा है आपको कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से ऑप्ट आउट हो गए तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको ऑडिट भी मैंडेटरी करना पड़ेगा, ऑडिट भी मैंडेटरी करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स 15 मार्च तक पे करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई। उसके बाद में एक लास्ट सेक्शन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन नंबर 44 AE, सेक्शन नंबर 44 AE जो अपना ट्रांसपोर्टर का, जो है अपना ट्रांसपोर्टर का, जो है अपना ट्रांसपोर्टर का। तो यहाँ पे मैंने बोला था 44 AD में ट्रांसपोर्टर का एजेंसी जो भी ट्रांसपोर्टर जो भी 44 AE में आता वो 44 AD से उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है, 44 AD से उन्होंने एक्सक्लूड करके रखा है। तो इंडिविजुअल HUF एनी फर्म एक्सेप्ट LLP एंगेज इन पेइंग हायरिंग लीजिंग और गुड्स, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर है उनका आ जाएगा, उसके बाद में इनके पास कितने व्हीकल होना, अप टू 10 गुड्स व्हीकल ओन्ड और लीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर 10 से ज़्यादा चले गए, अगर 10 से ज़्यादा एक दिन के लिए भी वो ओनर रहा और 10 से ज़्यादा चले गए तो इसमें नहीं आएगा। तो अप टू 10 गुड्स व्हीकल मतलब 10 तक ही अपने को पूरे साल में 10 तक ही उसके पास व्हीकल रहे, 10 व्हीकल से कम व्हीकल रहे तो ये स्कीम में वो जा सकता है, 44 AE में जा सकता है। अब यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यहाँ पे परसेंटेज वहीं नहीं निकालने अपने को, और उसके पास हेवी गुड्स व्हीकल रहे जिसका 12 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा मतलब वेट है उसका, 12 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा वेट है उसका, तो उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि 1000 पर टन पर मंथ, 1000 पर टन पर मंथ, और अगर अदर व्हीकल रहा तो 7,500 पर व्हीकल पर मंथ। यहाँ पे पर टन पर मंथ है, यहाँ पे पर व्हीकल पर मंथ है, यहाँ पे पर टन पर मंथ है, यहाँ पे पर व्हीकल पर मंथ। तो देखो 1000 पर टन पर मंथ और 7,500 पर व्हीकल पर मंथ। तो अपने को देखना पड़ेगा गुड्स जो है हेवी गुड्स व्हीकल है उसके पास कितने व्हीकल है। अगर 12 मैट्रिक टन से ज़्यादा मतलब 12,000 किलो से ज़्यादा
12,000 किलो से ज़्यादा उसके पास कोई व्हीकल रहा, उससे ज़्यादा का कोई व्हीकल रहा, तो 1,000 रुपये पर टन पर मंथ का अपने को कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा। और उसके कम मतलब 12,000 किलो से कम वाला कोई व्हीकल रहा तो 75,000 पर व्हीकल पर मंथ का अपने को कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा। यहाँ पे 40B का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। 40B का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब जो कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसका यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, उसका अपन यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है, पर ऑप्ट आउट कर रहा हूँ तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ऑडिट करना जरूरी नहीं, पर आप ऑडिट करना पड़ेगा जब अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो। एडवांस टैक्स को इसको 4 इंस्टॉलमेंट में जो 15 क्वार्टर खत्म होने का जो 15th आती है उसको अपने को पेमेंट करना पड़ता है एडवांस टैक्स का। जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपको 31 जुलाई, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपको 31 जुलाई। तो ये रहा आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपन एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट दिखा देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट का एक प्रॉफिट दिखा देते हैं। अब अपना लास्ट सेक्शन बचा अपना पीजीबीपी का, जिसमें हम पढ़ने वाले 44AB। तो इसमें क्या दिया है, ऑडिट करना पड़ेगा अपने को, ऑडिट करना पड़ेगा अपने को। तो ऑडिट कब करना पड़ेगा अपने, अगर बिजनेस जो है अपना बिजनेस जो है इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा चला गया प्रीवियस ईयर में, 1 करोड़ से ज्यादा चला गया प्रीवियस ईयर में, या फिर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा चला गया प्रीवियस ईयर में, 10 करोड़ से ज्यादा चला गया प्रीवियस ईयर में, तो अपने को यहाँ पे ऑडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को ऑडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 1 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ का लिमिट नॉर्मली, 1 करोड़ का लिमिट नॉर्मली, पर 10 करोड़ का लिमिट कब आएगा अपने को, अगर टर्नओवर अपना 10 करोड़ से ज्यादा चला गया तभी अपने को ऑडिट करना पड़ेगा। ये कब आएगा, तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट देखना पड़ेगा अपने को 5, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट से 5% से कम रहा, तो मतलब 10 करोड़ का लिमिट कब आएगा, तब अपने को कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट अपने 5% से कम है, टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट से 5% से कम, तो अपन 10 करोड़ के ऊपर गया टर्नओवर तभी अपने को ऑडिट करना पड़ेगा। 10 करोड़ के ऊपर गया तभी अपने को ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोफेशनल रहा तो 50 लाख से ऊपर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है 50 लाख से ऊपर चला गया तो अपने को ऑडिट करना पड़ेगा। यहाँ भी 1 करोड़ है। तो देखो अब बिजनेस रहा, छोटे छोटे बिजनेस रहा, तो अपने को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे होंगे आप तो 2 करोड़ तक जा सकते हो, पर आपको ऑडिट करना रहा, पर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से ऑप्ट आउट हो, मतलब आपको सारे सेक्शन के बेनिफिट लेने, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, आपको 8% से कम प्रॉफिट दिखाना है, तो आपको 1 करोड़ का जो लिमिट है वो आ जाएगा, 1 करोड़ का लिमिट जो है वो आ जाएगा और आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को मिक्स मत करो। अब 2 करोड़ तक रहा और आपको 8% दिखाना है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो, पर 2 करोड़ से आपका कम है और आपको 8% से नीचे आपको जाना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा और आपको अकाउंट का ऑडिट करना पड़ेगा। और अदर केस में अगर आप लोअर इनकम दिखा रहे हो तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, फिर से आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट किसको करना है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने को ऑडिट करना पड़ेगा टैक्स। तो इसकी ड्यू डेट कब है, 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ ROI, 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ ROI। ऑडिट रिपोर्ट 3CA 3CB 3CD में आपको फाइल करना पड़ेगा। और पेनल्टी, अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो ये अपनी पेनल्टी याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको जनरली पूछा नहीं जाएंगे ये पेनल्टी। और यहाँ पे आपका पीजीबीपी होता है खत्म। एक सेक्शन बचा है जो आपको एग्रीकल्चर इनकम मैंने सिखा दिया था अपने बेसिक वाले चैप्टर में, आपको बता देता हूँ कौन सा था वो सेक्शन। तो देखो ये हमने रोल नंबर 8, 7B, 7A जो पढ़ा था 60, 40, 75, 25, ये आपका पीजीबीपी है, जो ये अपना पीजीबीपी वाला पार्ट है। अपने पीजीबीपी इनकम में आपके मॉडल में देख रखा है, तो ये हमने बेसिक में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे होता है अपना पूरा का पूरा पीजीबीपी खत्म। इसकी जो सारे क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में दिए हुए, आप एक बार सॉल्व कर लो। अगर कोई भी दिक्कत रहा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे मेरे को डाउट पूछ सकते हो। कोई भी सेक्शन छूटा नहीं, सारे के सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे हो गए हैं खत्म पीजीबीपी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने का, और पसंद आया तो लाइक कर दें।